एलडीसी से आरएस तक का सफर। पूरी रात भर से नहीं सोए हैं, पूरा परिवार नहीं सोया। और इधर उधर मत भागिए, एक ही चीज पर आप जो है फोकस रहिए। इस बार वैसे भी गंगानगर हनुमानगढ़ का वर्चस्व स्थापित हुआ है। हमारे साथ एज 24 है और रैंक इनकी जो है वो 31 है, मतलब उम्र कम है और रैंक ज्यादा है। जॉब वालों का टाइम नहीं मिल पाता, आरएएस के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। इस धारणा से हमको थोड़ा बचना होगा। शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट है और रिवीजन इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि बना देना तो आरएस ही बना, और तो की बनाई कोई। तो वो एक जैसा कि महाभारत में शकुनी मामा बोलते हैं कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। मेरा प्रथम प्रयास ही था। अगर मैं ऐसा सोचता तो मैं शायद यहाँ नहीं बैठा होता आज। जो रैंक निर्धारण में इंग्लिश का बहुत महत्व रहता है। नमस्कार, राम राम, स्वागत आप सबका बूस्टर एकेडमी पे। और अब जो है वो कल मैंने आपको जो है वो एक सीनियर आदमी से मिलाया, लेकिन आज मैं आपको जो है वो एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहता हूँ जिनकी उम्र जो है वो केवल 24 साल है। जब गंगानगर की बात चल रही है तो गंगानगर वालों को बुलाना जरूरी है सर। तो जो है वो इस बार वैसे भी गंगानगर हनुमानगढ़ का वर्चस्व स्थापित हुआ है, तो जमोगान तो जरूर बुलाना ही चाहिए। और अगर हम बात करें नीरज जी की, तो नीरज जी गुप्ता है हमारे साथ, एज 24 है और रैंक इनकी जो है वो 31 है, मतलब उम्र कम है और रैंक ज्यादा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सर का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है उसके अंदर 31 रैंक है। तो सर से अपन सारी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत स्वागत, आप जो है बूस्टर पे आए, और जो है स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक रहेगा, और जो है वो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। पहले तो मेरे को आप ये बताओ एक सबसे बढ़िया बात कि कैसा फील हुआ रिजल्ट आते? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मेरा पूरा परिवार तो 17 तारीख को रिजल्ट के बाद पूरी रात सोए नहीं है हम लोग। वो तो मतलब जिस दिन रिजल्ट आता है सारे दिन बातें ही बातें, रात को पूरी रात भर नहीं सोए हैं, पूरा परिवार नहीं सोया। ओके। और जो है वो आपने रिजल्ट पूरा मतलब ऐसे सामूहिक रूप से ही देखा या किसने देखा रिजल्ट? भाई ने देखा रिजल्ट? मैंने देखा, और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने भाई को आवाज मारी, और उसके अलावा भाई से चेक करवाया मैंने। कितनी बार चेक किया वैसे? मैंने 10-15 बार रिजल्ट चेक किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब सिलेक्शन होता है और जब भी इतनी अच्छी रैंक आती है, तो आप जब इस चीज़ से ये मान सकते हो कि जब 31 रैंक आने वाला व्यक्ति भी जो है वो 10 बार चेक कर रहा है, मतलब जो रिजल्ट जब सबकी तैयारी होती है वो ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। जी सर, ठीक है। और आपकी अगर थोड़ी सी राइटिंग स्किल अच्छी हो, थोड़ी एफर्ट ज़्यादा हो, तो अच्छी रैंक आ जाती है बेसिकली। तो आपको उम्मीद थी 31 की? जी, उम्मीद तो नहीं थी कि रैंक का क्या होगा, रैंक के बारे में निर्धारण कुछ कर नहीं सकते। मैं आज तक जितनों से भी मिला हूं ना, कोई भी आदमी है ना, मतलब ऐसे नहीं कहता कि हाँ सर उम्मीद इतनी थी। ये थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो अपनी मेहनत हमें फील करवा देती है कि हाँ हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन हुआ, सर के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी बताना चाहूँगा। इनका जो सफ़र स्टार्ट होता है, अगर मैं आपको इनके परसेंटेज बताऊँ तो सर आप ही बता दो, 10th में कितने नंबर थे आपके? मेरे 10वीं में 95.17% थे, और मेरी जो राजस्थान में 15वीं मेरिट थी। ओके, मेरिट अड़ा भाई साहब। देखो आप तो 70% अड़ा आदमी है, तो एक मेरिट अड़ा आदमी भी आप आज ले रहा ताकि जो है थारों बातचीत करा। और जो है 12th में कितना? 12th में मेरे 96.60% थे, और राजस्थान में 7वीं मेरिट थी। मार तो 12वीं में कम हो जाएगा, थारा 2 नंबर बढ़िया। ओके। उसके बाद में बीएससी ऑनर्स में? बीएससी ऑनर्स में 83%। 83%। तो देखो सर के जो है वो इतने बढ़िया नंबर है। और उसके बाद में जो है वो आपने क्या शुरू से डिसाइड कर लिया था आरएस बनना है? क्या मतलब फैमिली बैकग्राउंड आप एक बार बताओ। जी, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं और अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो। और मेरी माता जो है गृहिणी है एक। ओके। तो मास्टर अगर टाबरान तो ज्यादा ही पढ़ना पड़ा बाग ऊपर के समाज को एक प्रेशर हुआ है कि मास्टर जी को टाबरा जो तो पक्को सिलेक्शन हो ही सी कटन कटन। जी बिल्कुल, ये प्रेशर झेला आपने? बिल्कुल प्रेशर रहता है, एक शिक्षक का पुत्र होने के नाते बिल्कुल एक प्रेशर रहता है। हमारे में मम्मी टीचर जो यहाँ क्या करती है, कम 70% तो बना ही ले भैया, इज्जत जब आती तो रहनी चाहिए। तो ये तो चलो ठीक है, एक प्रेशर रहता ही है। उसके बाद में मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं आपका जब रिजल्ट आया तो उसके बाद में माताजी पिताजी का रिएक्शन? जी, बहुत खुशी हुई उन्हें लगा कि उनकी जो मेहनत थी, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे की मेहनत नहीं होती, उसकी माता पिता भाई बहन सबकी ये सामूहिक मेहनत होती है। सबके सामूहिक प्रयासों से ये सफल हो पाते हैं। तो बहुत खुशी हुई उनको।
बहुत खुशी हुई। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं दोनों। घर का तो देखो वही है, कल रिज्यूम पर बात करी, चाहे अब जितने भी आ रहे हैं उन सबको ही पता है कि हाँ खुशी तो उतनी होती है। तो अब मैं एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो बता रहा हूँ। सर ने जो है ज्वाइन किया एलडीसी, और एलडीसी से आरएस तक का सफ़र, ये भी अपने आप में भारी सफ़र है। आज का हमारा इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। ये मेन इंटरव्यू दो चीज़ों पे होगा, एक तो प्रथम बार में आदमी टॉप रैंक कैसे लाए, एक सरकारी नौकरी एलडीसी से आदमी आरएस तक कैसे पहुंचे। इन दो चीज पर यहाँ फोकस कर मैन। और अब जो थे गंगानगर हो जाए एकदम, या गंगानगर वाले आराम बताओ क्यों टाबर जो अपना बहुत ही गंगानगर हनुमानगढ़ में जो है आराम हो जाए बैठा सुना जो थे जो थारे बेली है जितना भी थोड़ा यहाँ आराम हो एकदम जो है वो थे मन ध्यान है थोड़ा थोड़ा हिंदी के अंदर, लेकिन इनको पूरे तरीके से आप इंजॉय करवाओ। और ये दो चीजें आप है ना बेसिक चीजों पे हम बात करेंगे सर से। तो एलडीसी से यहाँ तक का सफर कैसे रहा? मतलब जी, जॉब के साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर आप देखेंगे इस बार तो अधिकतर जो बच्चे हैं वो जॉब वाले सेलेक्ट हुए हैं। तो जॉब के में होना एक आपके लिए प्लस पॉइंट है मैं बोलूँगा, क्योंकि एक तो मेंटली आप थोड़ा रिलीफ महसूस करते हो कि आपके पास एक जॉब है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो। दूसरा ये धारणा हमें कम करनी होगी कि जॉब वालों का टाइम नहीं मिल पाता, आरएएस के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। इस धारणा से हमको थोड़ा बचना होगा। ठीक है, आप रेगुलर रखिए अपनी पढ़ाई, अपने नोट्स जो हैं, अपना जो सामान है, मटेरियल है, वो कंसाइज रखिए और इधर उधर मत भागिए। एक ही चीज़ पर आप जो है फोकस रहिए। ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, मेन चीज़ है कि आप अपने नोट्स कंसाइज रखिए, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो आपको भी लगता है शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है? शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है और रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इंपॉर्टेंट, अलग अलग जगह से भागने से अच्छा है कि आप एक ही चीज को बार बार रिवीजन करें। एक ही चीज को जना यार शॉर्ट नोट्स बना के प्रीम में बहुत शॉर्ट नोट्स दिए इन लोगों को, बहुत बार रिवीजन करवाया। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये बताया कि जो है वो जॉब के साथ जो है वो तैयारी आपने स्टार्ट की, लेकिन एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि बना जो तो आरएएस ही बना और तो की बनाई गुन है ना। और आज चीज़ तो आपके भी शुरू से था कि मेरे को सिविल में जाना है। आपके बड़े भाई ने मेरे को बताया भी कि इनका आईआईटी मेंस उस टाइम में क्लियर हो गया था, और मेंस क्लियर होने के बाद में भी इनका था कि मेरे को आईआईटी नहीं जाना, मेरे को सिविल में ही जाना है। तो एक मेरिटोरियस लड़का जो है वो बहुत तगड़ा 10th में 12th में मेरिट में आया हुआ हो, और उसके साथ साथ जो है वो आप उसके बाद में एलडीसी का ज्वाइन करते हो, तो ये एक बार इनको बताओ कि भाई कोई कुछ भी नौकरी हो, नौकरी खराब नहीं होती। जी बिल्कुल, कोई भी नौकरी खराब नहीं होती, और आपको एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ से। आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, फील्ड का आपको नॉलेज आता है, और वो नॉलेज आपका हमेशा काम ही आता है। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता। जो एक्सपीरियंस आपको फील्ड में मिलेगा वो आपके आगे काम ही आएगा। एज ए एस्पिरेंट भी वो काम आएगा, और एज ए जब आप आरएएस बन जाओगे तो वो फील्ड में आपके काम आएगा, वो भी काम आएगा। उसके बाद में ये आपने एकदम बहुत सही पते की बात बोली कि मतलब आपको जो भी नौकरी मिले वो मतलब आपको पहले कम से कम होनी चाहिए। भी लक्ष्मी जी घर तो आवे, फिर बाद में और आ जाएगा। बिल्कुल है तो एक बार भी कोई क्या करे कि मारवाड़ी में कहे कि सुबह पहले रोटी खा लेते पूरा दिन भूखो कौन रहे आदमी। सुबह पहले रोटी नाश्ता कौन खाना, पूरा दिन वो शाम को घर आया घूम पाचो भूखो भी आ जाए कदे कदे। तो नौकरी जो मिले वो प्राप्त करनी चाहिए, सारे एग्जाम देने चाहिए। आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो एलडीसी का दिया उसमें हुआ, फिर बाद में सेकंड, बाद में आपने टारगेट डिसाइड किया कि आरएएस ही करना है। जी बिल्कुल, तो ये तो चलो बहुत अच्छी बात हुई। अब जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ही आपको प्रथम प्रयास में बाद में आएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप जो है वो एलडीसी के साथ आपने क्लियर किया, तो एलडीसी जो लगे हुए हैं या गवर्नमेंट जॉब में जो ग्राम सेवक वीडियो पटवारी आपके लगे हुए हैं, जो अध्यापक लगे हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई टाइम ही कौन मिल रहा है गुरु जी, टाइम ही कौन मिल रहा है, तो टाइम कतों मिल रहा है बता भी ध्यान थोड़ा। देखिए 6 या 8 घंटे की आपकी नौकरी होती है, उसके बाद पूरा दिन होता है आपके पास। और जैसा कि मैंने कहा कि 18 घंटे पढ़ना, 13 घंटे पढ़ना वो जरूरी नहीं है। जरूरी है आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ें, सतर्कता बनाए रखें आप अपनी तैयारी में। एक दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन आपने गैप दे दिया तो वो उससे जो है आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। इससे अच्छा है आप रेगुलर पढ़ें। टाइम भले आप कम दीजिए, 6 घंटे 7 घंटे जितना भी होता है, लेकिन आप निरंतरता रखिए। बहुत होते हैं जनता बेली बेटी पढ़े ही कौन 6-7 घंटा, तो जगह नौकरी कौन लाग रहा है क्या, वो तो जो है वो 6-7 घंटे पढ़ते भी नहीं है। तो 6-7 घंटे तो बहुत अच्छी चीज है।
तो मैं इस चीज़ में एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि जब आप 6-7 घंटे कंटिन्यूसली टाइम निकाल लेते तो ट्रैफिक में आना जाना उस टाइम आप कैसे मैनेज करते थे? इन चीज़ों को कैसे कंटिन्यूटी रखी जाए? कुछ वॉइस नोट बना लिया, कुछ पीडीएफ में नोट्स देख जी, लिए? जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है, मोबाइल है, उसका सदुपयोग करना चाहिए आजकल हमको। तो भाई बूस्टर पे क्लास चालू कर ले, वो बिल्कुल। काम ठीक है, बढ़िया तरीकों पर बिल्कुल, आजकल आपको सब कुछ मोबाइल पे मिल रहा है, बूस्टर के नोट्स मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के। हाँ, तो सारी चीजें कवर करवा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उस जमाने में आपने जो है वो कैसे किया? जमाना तो कोई बहुत पुरानी बात को नहीं भाई, मतलब साल 2 साल पहले की बात है, मैं कोई 1990 की नहीं पूछ रहा। लेकिन उस समय इन बच्चों को ऐसे टैक्टिक्स दो कि ये टाइम खराब नहीं करें, आपके जो है वो ऑफिस टाइम के बाद भी बहुत टाइम खराब कर देते हैं, फिर बोलते हैं टाइम नहीं मिलता। जी, तो सबसे पहले तो कुछ आपको अगर बड़ा पाना है तो कुछ त्याग भी करने पड़ेंगे। थोड़ा आपको आपका शेड्यूल इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। बाहर घूमना फिरना थोड़ा रखिए, घूमना फिरना बिल्कुल रखिए, पर डेली के तौर पे अगर आप जा रहे हो कहीं हाँ, बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर कराओ, रहे हैं। हाँ, 15 मिनट बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद में जो है वो मैंने एक चीज़ आपसे, मतलब सर की और हमारी कई चीज़ें कॉमन में, एक चीज़ कॉमन मैंने ये देखी कि सर ने ये बताया कि मैं जब तैयारी करता था तो मम्मी साथ ही जो है वो वहाँ पे जो है वो रहे, और पूरी मतलब मम्मी को पूरा योगदान है। जी बिल्कुल, मेरी माताजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो एक गृहिणी हैं, वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन मुझे लगता है हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा शिक्षा का महत्व वही जानती है। अपनी बेटी को, अपनी बहू को भी, यहाँ तक कि वो बहुत पढ़ाई के बारे में बताते उनका, रहते हाँ हैं कि बिल्कुल, करनी कि है, पढ़ना लगना है, ही, हाँ। उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। मेरे साथ वो रहते थे जहाँ मैं जॉब करता था, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे परेशानी ना हो पढ़ने में। तो मेरी माताजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। देखो, तो मैं तो घर का ना कहना चाहूँ कि अटाबरा जो मेंस है, आगन ते महीने 2 महीने को छुट्टी ले रुट जाओ, अगर थे नौकरी में कौन तो जाओ, आगन आगन महीने 2 महीने करने रहो। ए सुबह उठा भी पहले यहाँ थोड़ी बहुत चाय बना के दे दो, यही जी, तो रोल होता है। बिल्कुल। जो जिन चीज़ों में टाइम नहीं लगना चाहिए कि है ना, या तो बच्चा घर पे है तो भी इसकी पूरा ध्यान रखो। मेरी मम्मी ने तो खुद ने अपनी पूरी छुट्टियाँ ले ली थी। मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था ना, वो एनी टाइम मतलब, और होता भी है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, उस समय एक थोड़ा डर हो जाता है कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो उस समय घर वाले आसपास रहते हैं ना, तो एक रूम से ज़्यादा बेहतर होता है कि आपके नियर बाई लोग, आपके मम्मी पापा रह रहे हैं तो अब ज़्यादा अच्छी, मेरे को तो लगता है कि घर पे पढ़ना ज़्यादा बढ़िया है आज के टाइम में। बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ, जैसा कि सर ने कहा, घर पे पढ़ना सबसे अच्छा है। आपको जो माहौल मिलता है, जो आपको सुविधाएं मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। आप बाहर जा कर के कमरा लोगे, कुछ आप समय बर्बाद करोगे, खाना भी बनाओगे, कुछ बाकी चीज़ों में भी आप समय बर्बाद करोगे, तो टाइम लग उससे अच्छा है अगर आप घर पर रह करके ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट। अच्छा है, वो सबसे हाँ, बेहतर। वो मतलब वो इसलिए भी है कि एक अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है, बिल्कुल। अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है। आप जो है वो इजीली जो है वो अफोर्डेबल प्राइस पे पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आज मेट्रो सिटीज़ में ना रहना भी बहुत ज़्यादा जो है ना, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 10 से 15 हज़ार रुपये बच्चे के लग जाते हैं, बिल्कुल। और फिर उसके अंदर भी उसको बहुत सारे काम खुद को करने पड़ते हैं। वो अगर वो रोटी वाले का वेट भी कर रहा है ना तो भी गलत है। वो चाय भी अगर पीने जानी है तो वो थड़ी भी चला जाएगा वो 10 मिनट की आपकी चाय के लिए। एफिशिएंसी को भी प्रभावित करता है, प्रभावित कार्यकुशलता भी आपकी कम हो जाती है। अगर आप भूखे पेट पढ़ रहे हो, या आपको चाय नहीं मिली और आपको ऐसा है कि मेरे को तो चाय चाहिए, और फिर आप, हाँ, उठाने सुबह वाला उठते ही चाहिए, सबसे बड़ा इश्यू, अगर मम्मी पापा पास में तो वो उठा देंगे नहीं, अपन अगर खुद हैं तो फिर बाद में आलस करके अगर सोते हैं थोड़ी देर, आप जो आलस आ जाता है आदमी को, उसके बाद में जो है वो और आप एक बार मम्मी पापा के लिए जो है वो जरूर आप योगदान के बारे में आपने सही बताया। तो आज मतलब सबसे ज्यादा फील पेपर सब पास में बैठे थे कि रिजल्ट आया था? जी बिल्कुल, जैसे कि मम्मी पापा सो गए थे, उन्होंने बोला था कि, मैंने कहा कि आप सो जाओ, रिजल्ट शायद आए ना आए, आप तो सो जाओ, मैं उठा दूंगा अगर रिजल्ट आएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आया 11:15 बजे, मैंने अपने भाई को बुलाया, सबसे पहले भाई भाभी को बुलाया, और उसके बाद मम्मी पापा को बुलाया। तो बहुत खुशी हुई उनको सबको, और पूरी रात हम लोग बात करते रहे, जागते रहे, और पूरे रात हमने आनंद किया। तो आज तो चर्चा चालू है, गुप्ता जी का लड़का अब तो जो है वो आरएस बन गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 दिन से तो बधाइयों के फोन ही आ रहे हैं। बधाइयों में फोन ही आ रहे हैं, तो फील तो अच्छा हो रहा है आपको? जी चलो, अच्छी, आपने घर वालों का नाम रोशन कर दिया, और वो एक जो है वो क्या बोलते हैं कि मास्टर के बच्चे जो है उनका बनना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, इसलिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अब आगे अगर हम लोग बात करें, इसके आगे की अगर हम लोग थोड़ी बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं मैं कि एग्ज़ाम जब निकट हो उस टाइम जो जॉब में लोग हैं उनको मेंस के टाइम, जनरली भी बहुत सारे लोग जो है वो नौकरी में है, वो अब मेंस दे रहे हैं, तो लास्ट में 2-1 महीने अगर छुट्टी छाट्टी मिलती हो तो ले लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आपको छुट्टी मिल रही है तो बिल्कुल छुट्टी लेकर के, क्योंकि बहुत अहम एग्जाम है और बहुत अहम पड़ाव पार करके आरएएस प्री का आप यहाँ तक आए हो, तो अगर आपको छुट्टी मिल सके तो जरूर छुट्टी लेकर के 2 महीने बिल्कुल डेडिकेट होकर के, बिल्कुल।
ओके, अब अगला प्रश्न आप लोग से कि जो है वो, हाँ सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ मैं आज, है ना, हमने टीम बना रही है जो अपने आप में प्रश्न बना के देती है, सर से भी हमने डिस्कस किया। तो ये अगर हम अगला प्रश्न आप से पूछें तो मेरे को एक चीज़ ये भी बताया सर कि जो लोग जॉब में लग गए वो अब जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे वीडियो के एग्जाम में, पटवारी में, इनमें लग गए, चुनाव बाद में फ्री भी हैं 26 तारीख बाद में, तो उनको बेसिक से स्टार्ट करते टाइम आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि घर से ही पढ़ना पड़ेगा, इनको नौकरी के साथ साथ ही पढ़ना पड़ेगा, तो इनको बेसिक से क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हैं तो कोई भी फाउंडेशन का कोर्स उठाइए, कोई भी एक कोर्स उठाइए और उस पर स्टिक रहिए, ज़्यादा इधर उधर मत जाइए। जैसा मैंने पहले कहा वही कहूँगा कि एक कोर्स उठाइए और धीरे धीरे, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ये वाला मेंस नहीं दे रहे हो, अगले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास पर्याप्त समय है, तो आराम से तैयारी कीजिए और खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। सबसे बेहतर है खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो मेंस के टाइम होगा, जब आपके पास समय कम होता है, तो रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। और जो खुद के नोट्स बनाते हैं आप, वो आपको याद करने में जो है आसानी होती है। एक साइकोलॉजी है ये कि जो खुद का लिखा हुआ आप पढ़ते हो ना, वो आपको बहुत जल्दी याद होता है, बहुत जल्दी गेटअप करते हो वो तो याद होते हैं, वो तो सिंपल चीज़ है, खुद के लिए हुई तो होड़ ही नहीं होती। बिल्कुल। तो एक तो इनको जो है ना बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, आराम से जो है वो एक कोर्स लेके जो स्टार्ट कर दो। फिर मतलब एक जब हम तैयारी के दौरान चलते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो चीज़ें, स्टार्टिंग 1-1.5 महीने तो जोश रहता है, क्योंकि तब तक 1-2 ही सब्जेक्ट चलते हैं, फिर वो 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिर दूसरे 2 स्टार्ट होते हैं तो 4 हो जाते हैं, फिर आरएस में तो सब्जेक्ट ही 28-30 के पास पहुंच जाएगा अगर सेगमेंट में बांटे तो, फिर बाद में 2 और हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद में ये लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, और ये बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना, रायता सा बन जाता है कि अब करें क्या इसका। तो मैं इनको बार बार यही कहता हूँ कि आगे बढ़ो, लेकिन पहले वाले को समेटो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो आप इनके बारे में थोड़ा इनको बताओ। रिवीजन बहुत जरूरी है। जो आपने अभी तक पढ़ा उसको डेली रिवाइज करते रहिए, समय समय पे, हफ्ते में 1 दिन रख लिया कि हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो सारा वेस्टेज जाएगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। और रही बात डर की, तो डर निश्चित रूप से इस एग्जाम में लगता है, लेकिन आप ये सोचिए कि डर एक काल्पनिक चीज़ है। डर हम उन्हीं चीज़ों के लिए लगता है जो वास्तविक में हुई नहीं है। हमारी कल्पनाओं से हमको डर लगता है कि अगर ऐसा हो गया हो तो क्या होगा। तो डर जो है एक काल्पनिक चीज़ है, तो डर से मत डरिए। डर से मत डरिए, सर बात तो था नहीं है, एग्जाम पहले ये किए हैं वही, ये बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ऐसा जो जनरल एक स्टूडेंट होता है, एक हर विद्यार्थी के साथ होता है कि एग्जाम से पहले कि यार मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, तो वो हर विद्यार्थी के साथ होता है। तो वो एक, जैसा कि महाभारत में शकुनी मामा बोलते हैं कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो मनोभूमि में खेलना सबसे पहले जरूरी है। अगर आप मनोभूमि में खेल गए तो आप रणभूमि में भी फतेह कर जाओगे। बहुत बढ़िया बात की, थारे तो महाभारत भी पूरी देखेड़ी है। मेरी भी इंजीनियरिंग में बैठे हो जहाँ पूरा जो है वो एपिसोड महाभारत का भी देखेड़ा है। अब एक बार अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि स्टूडेंट का जनरली ये होता है कि हमारा कोर्स हो जाएगा, पूरी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद लिखेंगे, तो पूरी तैयारी होती है क्या कभी? नहीं, पूरी तैयारी कभी भी नहीं होगी। आप बिल्कुल मेंस के पेपर दीजिए, हफ्ते में कम से कम 1 पेपर तो दीजिए ही दीजिए, क्योंकि सबसे चीज़ राइटिंग स्किल्स की है मेंस में। वहाँ आपका पेपर भी पूरा नहीं हो पाएगा, और वो तभी संभव है जब आप बार बार लिखोगे। तो तैयारी आपकी कभी भी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है। क्वालिफाई होने के बाद भी आपको नहीं लगेगा कि मेरी तैयारी कभी पूरी नहीं होती। तो मेंस देते रहिए। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज आपको, और जहां तक हो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के, मैं जैसा कि मैंने कहा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जहां तक है संभव हो वो उसे अपनाएं। इसीलिए हमने तो इनको दोनों मॉड्यूल दे रखे हैं कि अभी आप घर हो, ऑनलाइन कर लो, जैसे ही लास्ट 2 महीने हो जयपुर आ जाओ, फिर ऑफलाइन भी। बिल्कुल, क्योंकि ऑफलाइन में वो आपको एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ जो एनवायरनमेंट होता है वैसा एनवायरनमेंट मिलता है। तो उसमें जो लिखना टेस्ट को और एक ऑनलाइन घर बैठ के लिखना, उसमें फ़र्क होता है। तो अगर आप संभव हो तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल। और ते तो आराम हुआ हो, अगले टेस्ट में सर थाना खुद मिली, अरे थे टेंशन। अपने तो सारे लोग जो ना इतने मन से जुड़े हुए हैं, आज भी हंसराज जी जाके टेस्ट वालों को मोटिवेट करके आए हैं। और किसी ने पूछा सर राइटिंग, तो हंसराज जी बैठे बैठे बोले कि मैं तो इनकी कॉपियाँ देखता रहता हूँ, मेरे को पता है किसकी राइटिंग कैसी है। तो सर भी धीरे धीरे आपके एवेल्यूशन में जो है और आपको गाइड करने में एनी टाइम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। मैं यहाँ एक टॉपिक कंप्लीट करके मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ, पर उस टॉपिक का एक लास्ट आपको एक सार पूछना चाहता हूँ कि जॉब में रहते हुए इनको जो है वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना। शॉर्ट एंड स्वीट में आप इनको बस इतना बता दो कि बस इन 3-4 चीज़ पे ध्यान दे लो भाई। एक तो जो है वो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है ना, वहीं रहना ही, घर से थोड़ा
मोह त्याग करो, टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ, और ऑफिस में भी टाइम यूटिलाइजेशन कैसे करो, और संडे सैटरडे की कैसे भीमरी बनाओ। बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा कि मैंने भी ऐसा ही किया था, जहाँ मेरी पोस्टिंग थी वहीं मैंने रूम ले लिया। उससे पहले मैं अप डाउन करता था, लेकिन जब एग्ज़ाम आया तो मैंने वहीं रूम ले लिया था। ओके। दूसरा, मोबाइल का जैसा मैंने कहा यूज़ कीजिए। अगर आप ऐसी जगह जहाँ आप नोट्स साथ लेके नहीं जा रहे हैं तो मोबाइल है, उसमें से निकालिए और उसमें से पढ़िए, रिवाइज कर हाँ लीजिए, बिल्कुल, रिवाइज कीजिए उससे। हम्म। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके। और जॉब वालों को जनरली मैं इनको कहता हूँ कि जैसे आप अगर मैं स्कूल में हो, एजुकेशन फील्ड में हो, तो 10 से अगर 4 का जॉब है जी। तो आप सुबह जल्दी उठ के बहुत अच्छी शिफ्ट लगाओ ना, 4-5 घंटे की। जी बिल्कुल, 10 से 4 का अगर जॉब है तो आप 5 बजे उठिए, 6 बजे, 5 बजे मेरे ख्याल से सबसे अच्छा हाँ, समय है। 5 से 5 9 बजे पढ़ो आप। 5 से 9 पढ़े और उसके बाद 9 फिर से 10 जाओ, आप तैयार और होकर मेरा के ये माने 4 बजे आते ही आप सबसे पहले आते ही 1 घंटे सो जाओ। जी बिल्कुल, साढ़े आराम चार पावर आराम नैप। बिल्कुल आराम करोगे तो आप उतना और ज्यादा एफिशिएंटली आगे जो है पढ़ पाओगे। मतलब सोना तो इन्वेस्टमेंट है, नहीं, नींद बिल्कुल बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी एसेट है, एक तरह से Asset है ना? एसेट बनेगी वो आपकी, बिल्कुल और इवनिंग में फिर 1-3 घंटे और लगा दो शिफ्ट। बिल्कुल। और इतना इनफ है, 10-10 12-12 घंटे पढ़ने की जरूरत हाँ, बिल्कुल नहीं है। 7-8-9-10 घंटे बिल्कुल। मैं, और जब एग्जाम सर पे आ जाता है तो सब पढ़ते हैं सब 10-11 पढ़ते हैं। घंटे। एग्जाम फिर अगर उसका कोई काम ही नहीं है फिर पढ़ने काम के ही नहीं है अलावा। आपके पास, तो फिर पढ़ना हाँ, ही है जितना अपने। टाइम हो सके उतना बढ़िया। तो सर ने देखो नौकरी वालों को क्या कहा है, एक तो बढ़िया ऑनलाइन पढ़ाई करो, बढ़िया क्लास लो, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट कर लो। सुबह की शिफ्ट हमेशा कंटिन्यू रखोगी, इतनी तो अपन लोगों को जो है वो कवर करना ही है, सुबह और शाम में टाइम को बांटो। अब सर हम स्टार्ट करते हैं, और एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, उसके बाद में मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जिसमें आपको ये बताना है कि प्रथम प्रयास में जो है वो कैसे अचीव किया जाए। तो एक जो बहुत सारे बच्चों की होता है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर का भी आप इन्हें कुछ बताओ कि कितना कम पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे क्या ध्यान देना चाहिए। देखिए, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मटेरियल आ गया है और हम उस मटेरियल के पीछे भागते रहते हैं कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। तो बूस्टर के नोट्स आ रहे हैं जैसे करंट अफेयर्स के, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अपना जो मैटर है वो कंसाइज रखिए, एक पे स्ट्रिक्टली रहिए। को मैटर, बहुत ज़्यादा मैटर अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है फाइनली। जब हाँ, एग्जाम में आप जाओगे तो वहाँ हमें आपके 10 लिए में से 8 सही करने हैं। बिल्कुल 8-9 बजे प्री के अंदर अगर आया तो फिर बाद में उसके लिए आप डेली या ऐसे टाइम के बजाय महीने में, नहीं, हम तो हमारे टाइम डेली में अगर ना आप टाइम करंट अफेयर्स को डेली पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स इतना है कि अगर आप पूरे दिन भी पढ़ते रहोगे तो खत्म नहीं होगा खत्म ही डेली। नहीं होगा। तो मंथली आप मैगजीन ले सकते हो, हाँ। उसके लिए मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो। और उसके बाद में रिवीजन कर लो। तभी मैं तो इनको मैराथन पे मैराथन कवर करवाता हूँ कि भाई मैराथन ले और मौज करो, और लास्ट के अंदर जो है वो एकदम बड़ी आनंद आ जाता है इन लोगों को। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अब आते हैं अपने फ्रेशर्स पे। और पहले बच्चे कहीं पूछेंगे सर गंगानगर में कहाँ से हो, वो बताओ इनको एक बार। जी, मैं गंगानगर से, श्री विजयनगर से हूँ। ओके, श्री विजयनगर से हो आप। अब यहाँ मैं आपसे जो है वो एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फ्रेशर्स ये सोचते हैं कि पुराने तो गाहक लोग बैठे हैं जिनकी बहुत तकड़ी तैयारी है, गुफाओं में ऐसे जो है वो मतलब घुसे हुए हैं, वो बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनकी तो तैयारी बहुत ही गजब होगी। तो फिर ऐसे सोचे तो कोई नया आदमी सेलेक्ट ही नहीं हो। जी बिल्कुल, अगर ऐसे आप, जैसा कि आपको सर ने बताया, मेरा प्रथम प्रयास ही था। अगर मैं ऐसा सोचता तो मैं शायद यहाँ नहीं बैठा होता आज। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आप मेहनत करोगे तो आप बिल्कुल वो स्थान हासिल कर सकोगे जो आप चाह रहे हो। तो बिल्कुल मेहनत अगर आप करते हो तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हो अपनी मेहनत में तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हाँ, करोगे। अब बात तो सही है, सही बात बताई आपने। और आज अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप में देख लो, श्रेयस अय्यर भी तो शतक मार रहा है, विराट कोहली मार रहा है तो जी, है। जी। विराट कोहली के शतक आ रहे हैं तो श्रेयस अय्यर के भी तो आ रहे हैं भाई, शुभमन गिल के भी तो आ रहे जी। हैं, तो वो भी तो नए हैं। बिल्कुल। अगर सारे ये सोचने लग जाएं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली सब अच्छा खेल रहे हैं, हमारा तो कभी नंबर ही नहीं आएगा, तो फिर वो लोग खेलना ही छोड़ देंगे ऐसे तो। बिल्कुल। और नया जो होता है ना उसका एक नयापन अलग ही होता नयापन है, अलग उसका होता है। जुनून अलग होता है। पुराने आदमी का जुनून जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जी। तो वो जुनून ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जुनून सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सही बात कही है सर ना। ने। तो उसके साथ साथ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद जो है वो तैयारी स्टार्ट भी आजकल एक ट्रेंड बन गया आरएस की तैयारी। तो मैं अभी जैसे अपन एक चीज़ मैंने बोली थी कि भाई हर आदमी के संघर्ष की एक कहानी है, जी हर सिलेक्टेड की एक कहानी है, सबका संघर्ष अपने आप में जो है वो मूल्यवान है भाई, बिल्कुल। और अनमोल है, मौलिक है, सबका अपने आप में अलग है। आपका संघर्ष भी खतरनाक है, हर आदमी, क्योंकि बिना संघर्ष आरएस जो है वो नहीं बना जाता, बिल्कुल। बहुत तगड़ी मेहनत की है वही बनता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी रही इसके अंदर जो है वो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो बेसिक किन चीज़ों पे जो है वो ध्यान देना चाहिए। जी, अगर आप 12th के बाद अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है। पर्याप्त जो है बेसिक चीज़ों से, एनसीईआरटी से भी आप शुरू कर सकते हैं।
क्योंकि वो RBSC आपने बोर्ड पढ़ी वाली हुई किताब, भी हाँ। है ना, तो आप उनसे कनेक्ट भी कर पाएंगे और उनमें जो लैंग्वेज दी है उसको आप समझ भी पाएंगे। तो बिल्कुल एनसीईआरटी से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो है कोई भी एक नोट्स उठा करके और अपने नोट्स मैं कहूंगा कि आप बनाएं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। अगर हाँ, 12th के बेसिक बाद नोट्स आप कर आपको रहे हो मिल गए, उसके बाद आप बेसिक अपना इनोवेटिव कीजिए। बिल्कुल अपना इनोवेशन करिए, अपना नोट्स बनाइए और वो सबसे ज्यादा काम आएंगे वो आपके। ज़्यादा काम आएंगे, वो याद भी रहेंगे। बिल्कुल याद भी रहेंगे वो। लेकिन एक जो 12वीं के बाद कोई स्टूडेंट आता है, जैसे आपके तो मेरिट थी, जी तो मेरिट थी तो था तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये सारे आते ही थे उस समय जी भी, नहीं तो मेरिट क्या आती। तो 12वीं के बाद में आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया है कि हम कॉलेज में जाके चीज़ों को भूलते हैं, फिर उसी को याद करने के लिए कोचिंग करते हैं। बिल्कुल यही ट्रेंड है बिल्कुल है ना। बिल्कुल भाई आज एक बात बताओ, कोई आदमी संधि सीखा है, समाज सीखा है, या जो है वो प्रत्यय उपसर्ग सीख रहा है, उसके लिए कोचिंग कर रहा है, तो वो 10वीं 12वीं में याद करके ही आया था, उसको भूल जाता है। जी तो 12th वाले बच्चे जो वो किस तरीके से अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करें ताकि उनके लिए ये आरएस जैसे एग्जाम सरल रहे, क्योंकि ये पैटर्न वही है 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर जो बोर्ड का पैटर्न था। जी यहाँ वही लैंग्वेज है, वही सारी चीजें हैं, थोड़े से ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ज्यादा है, उन पे भी हम बात कर लेंगे, लेकिन ये आप इनको बताएंगे कंटिन्यूटी खराब नहीं करनी है, आपने जो 10th एंड 12th में पढ़ा है। बिल्कुल अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि कॉलेज लाइफ में आने के बाद हम अनुशासन थोड़ा भूल जाते हैं, ठीक मैं है, तो तो वो अनुशासन शब्द ही कंटिन्यूटी भूल जाए। हाँ तो कंटिन्यूटी और अनुशासन जो है आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तभी आप जो है जो स्कूल लाइफ में स्ट्रिक्टनेस होती है वो कॉलेज लाइफ में नहीं आती। वो अनुशासन हम भूल जाते हैं कॉलेज लाइफ में, तो उसी का नुकसान होता है। तो अनुशासन में रहिए बिल्कुल। तो आप 12th के बाद अनुशासन में जो भूल जाते हैं उसको ना भूलिए। हाँ, मतलब जो तुमने पढ़ा है ना 10वीं 12वीं में, तुम्हें मान लो आरएस में का आधार ही वही है, बिल्कुल है ना। तुम्हें वही कोशिका पे है ना 50 वर्ड लिखना है जो वहां लिख के आए हो, वही नाभि के विखंडन नाभि के संलयन यहाँ पे करना जी है। बिल्कुल। आरएस का अगर आप सिलेबस देखोगे, विज्ञान का अगर आप सिलेबस देखते हो बेसिक तो वही है। बिल्कुल बेसिक वही है जो आप 10th 11th 12th में पढ़ करके आए हो। हम उन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ते हैं, इससे अच्छा है उनको अच्छे से पढ़े पहले ही। इनकी साइंस की बहुत टेंशन है, इनके साइंस के बारे में इनको बताओ कि संजीव पासबुक और पुराने वाली थोड़ी बहुत पढ़ो, मजा आता है उनसे। वही नाभि के विखंडन संलयन रोग के प्रकार वही सारी चीजें, तो इनको वो किताबें संजो के रखनी जी चाहिए। बिल्कुल। जो पुरानी किताबें हैं, अब आरएस का जो मेंस का है वो नया साइंस का जो सिलेबस आया है उसमें जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी पार्ट हैं वो बिल्कुल जो एनसीईआरटी आपके पास है उनमें आपको सारे पार्ट मिल सारा जाएंगे मिल और बहुत जाएगा। अच्छे से कवर किए हुए मिल जाएंगे। ओके, अब मैं अगला प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि जो नया स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है, तो वो प्री और मेंस को इंटीग्रेटेड लेके चले, जी तो उसके लिए उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? जनरली होता क्या है कि हम फाउंडेशन के नाम पे 1 साल बिता देते हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में ही, जी फिर प्री का एग्ज़ाम आ जाता है, बच्चे का प्री पास भी हो जाता है, चलो ठीक है, लेकिन अब उसके सामने 3 ही महीने हैं, तो अब वो मेंस का क्या करें? जी बिल्कुल। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि आरपीएससी के अगर आप ट्रेंड देखोगे, अभी पिछली 2 वैकेंसियों का 2021 का देखोगे तो मेंस के लिए 4 महीने दिए थे और सिलेबस में ड्रास्टिक चेंज था। उसके अलावा 2023 में अगर आप देखोगे तो अभी भी अभी 3 इतना ही महीने है, 2-3 महीने दिए हैं। तो प्री के बाद आप मेंस कर पाओगे, इस सोच में अगर आप मेंस की तैयारी पहले से नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। आपको प्री और मेंस को इंटीग्रेटेड रूप से लेकर के और दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा। साथ में लेकर ही बिल्कुल। चलना पड़ेगा आपको। प्री के लिए अगर आप प्री के लिए जो है 2 से 3 महीने पहले से है प्री के फोकस होकर के जब तैयारी कर हाँ, सकते जब हैं। प्री आ जाए तब कर प्री लो। आ जाए उससे 2-3 महीने पहले आप फोकस लेकिन ये छोटे वाले सब्जेक्ट पब्लिक एड एथिक्स ये आपको पहले से कवर करने पड़ेंगे। बिल्कुल आपको उस प्री के बाद इतना ही टाइम मिलेगा कि आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। आपको मतलब ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा फाउंडेशन का। बिल्कुल। और इसलिए हमने ट्रेंड चेंज किया है कि हमारा फाउंडेशन बैच है उसको हमने ये कहा कि हर महीने एक छोटा सब्जेक्ट करवाएंगे आपको, जी बिल्कुल ताकि ना प्री आए उस समय तक और सब्जेक्ट तो कवर हो जाएं पर ये आपके अनछुए न रहें। बिल्कुल ठीक है। एक जो ट्रेंड हो रहा है दूसरों का कि मेंस वाले टाइम में हिंदी अंग्रेजी पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा, एक बार पढ़ेंगे ही नहीं, प्री में आएगी नहीं। नहीं, हिंदी अंग्रेजी का तो उल्टा आपको पहले पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें जो विलोम शब्द हैं या जो भी ग्रामेटिकल पार्ट है वो याद करना है आपको और वो आप time भी पहले बहुत से लेता याद बिल्कुल वो टाइम लेगा और आपके पास इतना टाइम है नहीं और वो अगर आप पहले से याद करते रहेंगे थोड़ा 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 तो आप कवर भी कर लेंगे उसको और वो आपके मेमोरी में भी अच्छे से बैठ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, जब भी किसी से प्रतिस्पर्धा होती है ना, तो प्रतिस्पर्धा में एक ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पैसेंस। जिसका पैसेंस पहले खत्म होता है ना वो सबसे पहले हारता है। बिल्कुल। आरएस जो है एक मैराथन है, लंबी रेस है, तो इसमें धैर्य बनाए रखना पड़ेगा आपको। जरूरी है। बिल्कुल। और हमें पता है हिंदी अंग्रेजी से आप पढ़ रहे हैं तो अगर इसका रिजल्ट आउटपुट लेट आता है, हिंदी अंग्रेजी का तो बहुत ही लेट आता है। जी। ठीक है। तो अंग्रेजी में आदमी 2 महीने पढ़ के अरे मेरे से तो वही नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा इसको। तो अब आपका पैसेंस पहले खत्म हो तो आप हारे हो, आप अपना पैसेंस खत्म मत करो। बिल्कुल।
तो हिंदी अंग्रेजी के लिए इनको थोड़ा और बताओ आप कि ये सिनोनिम एंटोनिम इन चीज़ों को पढ़ो, अभी से पढ़ो। मैं बताना चाहूँगा, जैसे मेंस के लिए 4 महीने मिले थे, उस समय मेरे को हिंदी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा समय देने का नहीं हो पाया था कि मैं समय दे पाऊँ। मेरी इंग्लिश मैंने पहले से तैयार थी, तो मुझे उस चीज़ का फ़ायदा मेंस में हुआ कि मेंस के टाइम मुझे इंग्लिश को ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा। एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड इडियम्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले से याद करनी होगी, बाद में आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा कि आप इतना मैटर तैयार कर पाओ। इनको जो है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम दो, ऐसे मतलब सिनोनिम एंटोनिम साइड में लिख लो, उनका कोई वॉइस नोट बना लो, उनको सुनते रहो, ताकि जो है ना थोड़ा जो है आदमी रिलैक्स रहे उसके साथ साथ भी। और आगे अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि साइंस वालों की रिजल्ट भी ठीक है, आर्ट वालों के भी अच्छे हैं। पहले ये ट्रेडिशनल माना जाता था कि RS की तैयारी आर्ट वाले करते हैं, लेकिन अब जो है वो समय के दौड़ में जो है वो साइंस वाले भी खूब कर रहे हैं। तो आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये अपने लिए एक टास्क रहता है, क्योंकि अपन ने 12th तक वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ पढ़ के अपन आए हैं, मशीनी बात सी होगी वो। यहाँ जो है वो बहुत सारी पब्लिक एड, एथिक्स, ये सब्जेक्ट इनके हैं जी। तो फिर इनकी क्या कमी रहती है कि ये अपने ही सब्जेक्टों में पीछे रह जाते हैं कई बार। बहुत सारे लोग अच्छा भी करते हैं, वो बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन आर्ट का स्टूडेंट का अपना सब्जेक्ट तो बेस्ट होना चाहिए। तो अब ये बात मैं साइंस वाले से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि साइंस वाले का वो बेस्ट होता है, तो साइंस वाला बताए कि यहाँ कमी है। देखो, साइंस के वाले ने कभी जैसे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं होते, तो एक तो वो उसको रुचि लेके पढ़ेगा, एक इंटरेस्ट, नई चीज उसके लिए आ रही है तो नई चीज में आपको हमेशा इंटरेस्ट आता है। जबकि जैसे कि BA वाला है, वो पढ़ता आ रहा है उन चीजों को, तो हो सकता है उसको बोरिंग लग रही हो, वो बोरिंग लग रही हो, अपने लिए मजेदार है, अरे कहाँ फिजिक्स में फंस रहे थे, ये कितना बढ़िया है। और दूसरा, जैसा मैं कहूँगा, अनुशासन जो है, हाँ, अनुशासन में अगर आप रहते हो और वो आपकी कंटिन्यूटी में रहता है, कंटिन्यूटी से अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपका जो है स्ट्रीम महत्व नहीं रखती कि आप ह्यूमैनिटी से हो या साइंस से हो, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आर्ट वाले सुधार कैसे करें कि वो एक तो इंटरेस्ट वापस जनरेट करें शुरू से जो है अपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, कि आप अपने जो आपकी जो मेन चीज है, भी आप पॉलिटी से बिलोंग कर रहे हो, आप ज्योग्राफी से कर रहे हो, तो आप पॉलिटी ज्योग्राफी की तो ऐसे रखो कि उसमें तो मैं कहीं नहीं जान दूं पर्सन को। उसके लिए आपको जो आपकी जो बेसिक बुक्स हैं उससे आप शुरू करो, जो आपने पढ़ी भी हुई है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा। जो आप 11th 12th में पढ़ करके आए हैं और जो रेलेवेंट मैटर है आपके एग्जाम के हिसाब से, उससे शुरू कीजिए आप, उसमें आपको इंटरेस्ट भी धीरे धीरे जनरेट होगा और फिर उसको आगे लेकर के चलिए। अब चलो आपसे एक प्रश्न और पूछ लेते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन, कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो है वो क्या महत्व है आज के दिन। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन आज के लिए ज़रूरत भी बन गई है, क्योंकि अधिकांश बच्चे वो भी हैं जो जॉब में रहते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए विकल्प रह जाता है, जॉब वो छोड़ नहीं सकते, तो उनके लिए विकल्प रह जाता है ऑनलाइन एजुकेशन। और जैसा कि हम लोगों ने बात की, घर पे जो एजुकेशन होती है उसका कोई जो है विकल्प नहीं है। घर पर रहकर जो आप एजुकेशन करते हो, फाइनेंशियली भी आपके लिए, अगर आपका परिवार इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आजकल बहुत से अच्छी जो है अफोर्डेबल प्राइस पर बिल्कुल आपको क्लासेस उपलब्ध है। तो और वो भी बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीम आपके सामने जो उपलब्ध है, तो फिर बाद में सोचने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन, और उसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते टाइम भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका आने जाने का समय बच रहा है क्लासेस में। तो ऑनलाइन एजुकेशन तो आज जो है हमारे सामने सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बढ़िया हथियार है। ये बात तो एकदम मैं तो आन में कई बार कहा करूँ। जब मैं 2016 में एक टॉपिक को प्रबोधन, एनलाइटमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, अब तो हट गया, पहले अब पुनर्जागरण या प्रबोधन नहीं रहा। तो वो प्रबोधन का टॉपिक भी है ना, ऐसे ढूंढने में मेरे को मतलब हालात खराब हो गए थे, है ना। उस समय जो है कोविड से पहले इतना नहीं था। आज अगर नहीं मिल रहा, अगर ये RS में होता ना, तो किसी न किसी ने अच्छा पढ़ाया ही होगा और वो यूट्यूब पे मिल जाता। बिल्कुल। और यूट्यूब मेरे को लगता है कि शिक्षा के अधिकारों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट ही यूट्यूब कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल यूट्यूब पे इतनी अच्छी क्लासेस RS सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है करवा रहे हैं, सर भी करवा रहे हैं, जैसे कि, तो वो मैटर आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मैटर आपको कम प्राइस में मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। और घर बैठे मिल रहा है आपको, घर बैठे मिल रहा है आपको, उस चीज के लिए उसका कोई विकल्प ही नहीं है। और हमेशा भी एक जो गुलदस्ता बनता है ना, वो अच्छा तभी बनता है जब हर बाग के उसमें अच्छे अच्छे फूल हो। बिल्कुल। तो जहाँ पे भी जो चीज अच्छी है ना, उसे स्वीकार करके वहां से ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमें तो मतलब लास्ट में एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है ना, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आया इस पे डिपेंड नहीं करता, बस हमें अपना जो है वो बेस्ट करना है, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन का सर को तो लगता है कि बहुत महत्व है, और महत्व तो हमने वैसे साबित कर दिया, अगली वैकेंसी में हम कर ही देंगे, आप टेंशन नहीं मतलब। अभी तो जो है बूस्टर टीम के मेंबर आपको मिल रहे हैं, और
जो है वो आगे आने वाले टाइम में आपको और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मिलेंगे। और अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, जनरली हम जो है बात करें तो अब जो आज से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्री पास नहीं हुआ इस बार, और प्री का ट्रिपल डिजिट में कट ऑफ जाना भी अपने आप में भारी काम था। ठीक है, यूट्यूब का टाइम है, इतना कंटेंट मिल जाता है तो वो कट ऑफ भी बढ़ेगी उसी से, आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। और प्री के टाइम लोग जो रह जाते हैं उनकी गलतियाँ ये होती हैं कि वो साइंस और मैथ पे ध्यान नहीं देते, रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते, और एक किसी सब्जेक्ट को पहले प्रवृत्ति होती थी कि एक सब्जेक्ट का ही फर्क पड़ा, लेकिन अब फर्क पड़े। जी, अब आपको सारे सब्जेक्टों को बराबर महत्व देना होगा, क्योंकि सब में से अब जो है पार्ट पूछा जाने लगा है और अच्छा खासा पार्ट पूछा जाने लगा है। कंपटीशन इतना हो गया ना, तो पहले कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल, कट ऑफ इस बार सो गई है, हो सकता है अगली बार इससे भी ज्यादा जाए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। बिल्कुल अपडेट होना पड़ेगा। एक चीज मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जैसे पहले होता था कि प्री में है ना, इसको मैथ रीजनिंग मेंस में नहीं है, तुम रहो आप तो हिस्ट्री के दम पे प्री कर लेंगे, पॉलिटी के दम पे प्री कर लेंगे। तो इस बार बहुत सारे लोगों का दम जो है इस चक्कर में निकल गया। मैथ रीजनिंग का पार्ट भी बहुत जरूरी है। प्री होगा ही नहीं तो मेंस की वजह क्या है? तो फिर मेंस की आपकी जो सारी मेहनत है वो बेकार जाएगी, वो बेकार ही चली जाएगी। इससे अच्छा है थोड़ा समय आप उधर भी डाइवर्ट कीजिए, थोड़ा समय उधर दीजिए मैथ रीजनिंग में भी। अच्छा भी है ना, ऐसे आदमी को फील भी आता है। मैथ का पर्सन कभी जब सॉल्यूशन हो जाता है ना, फील कैसी आती है आदमी को? अच्छा, मैथ में इंटरेस्ट आने लगता है। तो जब भी आप जीके पढ़ कर, जब पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ के बीच में आप मैथ शुरू कर दीजिए, इससे आपका थोड़ा क्या है डाइवर्ट भी हो जाएगा। ऐसी चीजें आप पढ़ भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैथ जो है बेसिक आती है, कोई ज्यादा हाई फाई मैथ नहीं आएगी। जो आपके 10th लेवल तक है मैथ वो आएगी, तो वो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर ने एकदम, देखो अब यहाँ तो सारे दिन मान बात बताऊं, पर मेरी मानने को मैं क्या पुराना हो गया अब, है ना। तो आप जैसे नए युवा लोग आके इनको ऐसे बताओ ना, तो इनको थोड़ा ऐसे फील होता है कि हाँ गुरुजी आज जो है बात थोड़ी ठीक है। तभी मैं जो है वो अब आगे अगर हम जो है वो आपके और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करें, तो अब जो बहुत सारे स्टूडेंट प्री का रिजल्ट फेवर में नहीं रहा, अब उनके सामने वैकेंसी सबको पता है 2024 में आएगी, नए जिले बने हुए हैं, वैकेंसी जरूर आएगी। तो उन लोगों को जो है वो अब सही तरीके से ये सोचना चाहिए कि मेंस नहीं भी हुआ तो हमें मेंस की तैयारी करनी है। ये चीज इनको बताओ, क्योंकि अगर नहीं हुआ पहली बार और अगर आप जो है वो नहीं करोगे तैयारी, तो इन 19,000 लोगों का जिनका प्री हुआ है ना, वो मेंस दे के आएंगे तो वो आपसे वैसे ही एक कदम आगे चले गए। अगर आप मेंस की तैयारी नहीं करोगे तो आप उनसे पीछे हो, अगली साल आपको इन्हीं से लड़ना है। तो इनको ये चीज समझाओ थोड़ी। जी, जब अगर आप तैयारी छोड़ रहे हो तो वो मेंस वाले ये ध्यान रखिए, वो 3 महीने आपसे आगे चल रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं इस दौरान, वो 3 महीने में पढ़ भी बहुत रहे हैं, और वो पढ़ भी बहुत रहे हैं, वो समय भी बहुत दे रहे हैं। तो आपको इस चीज का फायदा उठाना है और अपने जो ये टाइम है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हुए और अगली दोबारा भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। अगली भर्ती के लिए तैयारी, वही प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड तौर पे आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस की बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्री और मेंस की अभी से इंटीग्रेटेड तैयारी शुरू कर दीजिए। देखो प्री और मेंस की सागी तैयारी हुई है, तैयारी चालू कर दो। बढ़िया सर जो है वो ताना गाइड हम कर ही रहे हैं, पूरी टीम। अब तो है ना नए लोग जो है ना बूस्टर के साथ जुड़ भी खूब रहे हैं, तो कम से कम एक विकल्प तो हुआ। जी, आरएस के अंदर जरूरी भी था। आपको क्या लगता है? अफोर्डेबल जो था विकल्प एक जरूरी था, जहां पुराने लोग जो हैं सेलेक्टेड लोग हैं वो गाइडेंस दे सके, बच्चों को सही गाइडेंस मिल सके, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट, फैमिलियर इंस्टीट्यूट जिसमें अधिकारी भी आए तो उनको लगे अपना सही है। जी बिल्कुल। जो नया नए जो सिलेक्टेड भी उनको ऐसे नहीं लगता कि भाई जो है वो कोई बहुत बड़ी बात हो, ऐसे कुछ। यहाँ क्या चीजें जो है ना वो एक मतलब हमें भी बहुत सारे लोग जब नए मिलते हैं, नए लोग आके जब बोलते हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक आरएस के अंदर एक ऑप्शन का होना जरूरी था आज के दिन, जो कि अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जो है वो बहुत नॉमिनल 3 साल आप पढ़ रहे हो, 12-15 हज़ार की जो है वो रेट के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो महीने का मतलब 500-700 से भी ज्यादा नहीं जा रहा। और वो आप घर रह करके पढ़ रहे हो तो उतना आप सेव कर लोगे। हाँ, उतना आप सेव भी कर लोगे घर रह के पढ़ रहे हो। तो ये चीज इसीलिए, और सर फैकल्टी भी जो है वो बढ़िया से बढ़िया जो आज के टाइम मार्केट में जो पढ़ा रहे ना, और जितने जो है यंग, अब जैसे आरटीएस है सुनील जी, वो आईआर पढ़ा रहे हैं इनको, ठीक है, तो सारे जो है वो टैलेंटेड लोग इनको कवर करवा रहे हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो यही मैं आपको यही कहूँगा कि सर जो है वो आप इनको टाइम टू टाइम थोड़ा बताते रहना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना। भी तो 3-4 महीने आपके पास टाइम है, और फिर बाद में जो है ओटीएस में जाने के बाद में भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के बूस्टर वालों को ऐसे छोड़ना मत, आप आराम से बताते रहना, और जो है वो सर आपसे मिलते रहेंगे। सर इनको लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं कि मोटिवेट हो के बस आज से कूद पड़े इस जंग में, बस मेहनत ही मेहनत करें? जी, लंबी रेस है, कई बार होगा जब आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं अब नहीं कर पाऊंगा और नहीं हो रहा है, तो वो पीक होगा आपके संघर्ष का, ठीक है। तो उस समय आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है,
और अपनी मेहनत को जारी रखना है। सततता जो है, पेशेंस और परसिवेरेंस जो बोलते हैं हम, धैर्य और जो निरंतरता है वो आपको बनाए रखनी है इस लंबी रेस में जीतने के लिए। देखो सर ने कितनी बार ये बात की, हर टाइम आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि मैं जो है वो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस समय आपको सोचना है कि आप इतनी दूर आ गए तो कम अब पीछे हटने का मौका ही नहीं है। अब पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की थी उतनी तो कर ली, अब तो 10-1% मेहनत ही और बची है। तो आपको जब भी कभी ऐसा लगे तो ये बात जरूर सर की वापस सुन लेना कि अपने को जो है वो एक बार ठान लिया तो करना ही है। और ये सर को आते ही मैंने पूछा था, मैं सर कि आपने उसी टाइम ठान लिया था को ठान लिया था सर करना ही है। और जब ठान लिया तो देखो पहली बार में जो सफलता भी मिल गई। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर आपको टाइम टू टाइम आते रहेंगे, बताते रहेंगे। और अभी जो फाउंडेशन बैच आपका जो स्टार्ट होने वाला है 28 तारीख से, उसके अंदर आपको सर जो है वो गाइड करते रहेंगे और सारी टीम आपको गाइड करेगी। फाउंडेशन बैच में हम टारगेट करके इस बार जो है ना 2 साल का प्रॉपर टारगेट करके इनको ना टाइम टू टाइम सिलेबस और उसके साथ साथ जो है वो मेंस के सब्जेक्ट भी। और एक मेरी तो ये इच्छा है कि इनके लिए हिंदी इंग्लिश की क्लास एक प्रॉपर ही रखवा दूं हर दिन एक एक बिल्कुल घंटा। हिंदी इंग्लिश की क्लास कोई नहीं पढ़ाता जी, हिंदी इंग्लिश कोई पढ़ाते नहीं फाउंडेशन। बहुत जो रैंक निर्धारण में हिंदी इंग्लिश का बहुत महत्व रहता है, बहुत महत्व रहता है ना। स्कोरिंग सब्जेक्ट है 4th पेपर हिंदी इंग्लिश, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हिंदी इंग्लिश वाला जो है वो अपन आप लोगों के लिए जो है वो अगले महीने से स्टार्ट कर देंगे। और साथ के साथ आपके लिए जो है वो 2-3 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सर भी आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बूस्टर के स्टूडेंट्स को जो मोटिवेट किया। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू भाई।